हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी 96। मैं नंद कुमार डिस्कस करूँगा आज 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इससे अगली वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज दे रहा है, टू टाइप क्यों होते हैं। इस तरीके से हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। देखिए, ये जो इसकी स्टार्टिंग है इसमें बेसिक जो चल रहा है इसका, तो इस बेसिक में हमको अगर इसके जो बेसिक समझ में आ गया तो फैक्ट तो हमको अपने आप आ ही जाएंगे। तो पहले हमें कंसेप्चुअल पार्ट को समझना है। कंसेप्चुअल में थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि जैसे बोरिंग है, लेकिन यहाँ से अगर ये हमें जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो समझ में नहीं आएगा तो हम इसका आगे का उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमको ये चीज़ पहले समझनी होगी। तो अभी हमने उस दिन इसमें जो कराया था आपको बताया था कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी थी। अब हमने इसमें बात कर रहे हैं बच्चों हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो देखिए, सबसे पहले आवेशों के मूल गुण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे कोई भी पार्ट है, कोई भी पर्सन है, तो उसके बेसिक जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसका वो क्या करता है। इसी तरीके से जो चार्ज है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। तो हम बेसिक प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, आवेशों की योज्यता यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कहने का मतलब ये है कि चार्ज को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, बेसिक प्रॉपर्टी। तो देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज में। सबसे पहले ये समझिए होती क्या है कि ये क्या है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। तो इस स्केलर क्वांटिटी को हम एल्जेब्रिक मेथड से डायरेक्ट इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कुछ भी हम जो भी हम यूज करना चाहते हैं हम डायरेक्ट कर लेंगे। जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें वेक्टर मेथड से उनके रूल रेगुलेशन को अप्लाई करना पड़ता है। बट स्केलर क्वांटिटी में हमें उसके किसी रूल रेगुलेशन की कोई भी नीड नहीं होती। तो सबसे पहले आवेशों की योज्यता यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी जो भी चार्ज दे रखा है। सपोज अगर मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल दे रखे हैं, मान लीजिए एक ये दे रखा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, फिफ्थ, 5, 6, 7, ऐसे करके बहुत सारे चार्ज हैं। तो इनमें देखिए, सपोज इस पर चार्ज हो सकता है। देखिए, चार्ज दे रहा है, टू टाइप हो सकता है। तो इस पर मान लीजिए सपोज Q1 है, इस पर मान लीजिए Q2 है, इस पर मान लीजिए -Q3 है, इस पर मान लीजिए -Q4 है, -Q5 है, +Q5 है। इस तरीके से सभी पर चार्ज अलग अलग होंगे। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि सभी को ऐड करें और ऐड करने पे पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव है उनको ऐड कर लेंगे, नेगेटिव एक तरफ ऐड हो जाएंगे और उसमें से टोटल अमाउंट में से जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो टोटल अमाउंट उसका आ जाएगा। तो इसी तरीके से सपोज हमने माना लेट Q1 बी अ चार्ज फर्स्ट एंड Q2 बी अ चार्ज पॉजिटिव सेकेंड एंड -Q3 एंड -Q4 एंड Q5 ETC। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं। तो हम इनको डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी है तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमने सपोज माना कि इन सब का टोटल चार्ज Q मान लिया, हमने क्या मान लिया, टोटल चार्ज हमने Q मान लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q = Q1 + Q2 + -Q3 + Q4, यानी जो भी हमने जैसे भी लिया है। अगर मान लीजिए हमने ये लिया है, यहाँ पर ये पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, निगेटिव लिया, और ये हमने फिर पॉजिटिव ले लिया और ये निगेटिव ले लिया, तो जैसा भी चार्ज होगा उसी के जो सिंबल दे रखा है उसी के साथ पॉजिटिव या निगेटिव साइन के साथ उसको ऐड करते जाइए। तो टोटल जितने भी चार्ज होंगे उनका रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा। तो वो क्या कहलाएगी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी आवेशों की योज्यता। ये पहले प्रॉपर्टी हो गई इसकी।
उसके बाद आगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, आवेशों का संरक्षण। दूसरी क्या है बच्चों, आवेशों का संरक्षण, यानी चार्ज इज कंजर्वेड, या इसे बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, या इसे क्या बोलते हैं बच्चों, और इसको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। देखिए ये क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कंजर्वेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये जो चार्ज होता है ना ही तो उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम इसे खर्च कर सकते हैं। यानी जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ना तो हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए देखिए एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं। देखिए इसी तरीके से हमने पढ़ा है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ये इसी तरीके से ये सभी वो एक ही लॉ है, इनमें कोई चेंज नहीं है। बस क्या कर सकते हैं, इनको ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, केवल इनकी फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसमें जब ये बताया था कि चार्ज जब प्रोड्यूस होता है तो हमने बताया था एक न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। जब इसमें से चार्ज जब किसी एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो उसमें से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस पर जाता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता था वहाँ हमने बताया था बच्चों कि वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और जहाँ पर चार्ज यानी जो नेगेटिव चार्ज आता है वहाँ क्या कहलाता था, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके से हमने ये समझ लिया। तो देखिए इसके लिए हमने एक आगे चैप्टर आने वाला है जो लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसी का हमने एक एग्जाम्पल लिए हैं, पेयर प्रोडक्शन यानी युग्म उत्पादन। ये एग्जाम्पल है आगे संरक्षक के, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है और ये लास्ट में जाकर के यूज भी होगा और ये हमारे आगे इस चैप्टर में भी आएगा, इसीलिए यही इसी एग्जाम्पल को हमने ले लिया है। तो इसके हमने दो एग्जाम्पल ले लिए, कोई सा एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले लिया है हमने पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक गामा पार्टिकल होता है, एक गामा पार्टिकल होता है तो इसकी मिनिमम एनर्जी होती है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस पेयर को यानी गामा पार्टिकल में इतने से अधिक एनर्जी हो तो ये क्या करता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है ये गामा। अब हमको बात करनी है कि ये आगे क्यों टूटता है, कैसे टूटता है, ये तो अभी बाद में आएगा, लेकिन आगे जो लास्ट चैप्टर है उसमें समझेंगे। लेकिन हमको ये समझना है कि हमने पढ़ा है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि अल्फा पार्टिकल होता है, एक बीटा होता है और एक क्या होता है, गामा। तो हमने पढ़ा था कि अल्फा पर 2e प्लस 2e चार्ज होता है, वो कैसा होता है, पॉजिटिव। इस पर कितना होता है, बीटा पार्टिकल पर होता है -e और -e चार्ज होता है और ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के। इसी तरीके से इन पर ये क्या होते थे, न्यूट्रल, यानी इन पर नो चार्ज, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता था। तो इसका मतलब गामा पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं है, तो हमको यही लॉ होना चाहिए कि पहले हमारा जो इस पर चार्ज 0 है तो पहले भी 0 होना चाहिए और लास्ट में भी, तो तभी तो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमने एक गामा फोटोन लिया, जो गामा फोटोन था, गामा फोटोन में से क्या हुआ, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या तो इतनी में एनर्जी मिले या इससे अधिक एनर्जी मिले, तो इसमें से ये क्या बनेगा, एक पॉजिट्रॉन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए पहले भी इस पर नो चार्ज था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, और फिर बाद में हमने देखा तो पॉजिटिव और निगेटिव में ये क्या हो गया, टूट गया। तो ये जब इनको हमने मिलाया दोनों को, तो टोटल चार्ज फिर भी हमारा क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0।
तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहले भी 0 था और लास्ट में भी ना। तो हमने ना तो इसको क्रिएट किया है, ना इधर भी हमने इसको डिस्ट्रॉय किया है, जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज हो गई। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है युग्म विनाश, पेयर इनहिलेशन। तो पेयर इनहिलेशन में क्या होता है बच्चों कि इसी का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के 2 गामा पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्यों प्रोड्यूस होते हैं, 1 से 2 क्यों बने, और यहाँ 1 से 2 बने थे और यहाँ 2 से 1, मतलब सॉरी 1 से 2 बने हैं। इसका क्या रीजन है, वो रीजन तो लास्ट जो चैप्टर आएगा उसमें इसको बताया जाएगा। लेकिन हमको यहाँ ये समझना है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज टोटल मिला करके न्यूट्रल हो गया। पहले भी न्यूट्रल था और लास्ट में भी न्यूट्रल हो गया। तो टोटल चार्ज हमारा बच्चों क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से ये समझ में आया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0। देखिए इसको समझने के लिए हम अपने बेस पर अभी ये समझ सकते हैं कि 0 + 0 + 0 + 0 इक्वल टू क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरीके से कितने भी गामा पार्टिकल हों, टोटल कितने भी प्रोड्यूस हों, हमें देखना है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। अब चलिए अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए अभी हमने अब अगली प्रॉपर्टी है इसकी आवेशों का क्वांटीकरण। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वांटीकरण, और क्वांटीकरण से ही हमको ये समझ में आएगा कि चार्ज है, चार्ज को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कितना ट्रांसफ़र होगा, तो सारी प्रोसेस इसी से समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये चार्ज क्या है, क्वांटा क्या होती है कि जो सन से जो प्रकाश आता है वो छोटे छोटे टुकड़ों अथवा बंडलों के रूप में आता है। उस टुकड़े अथवा बंडल को हम कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और उस क्वांटा की एनर्जी होती है और उस पर कुछ चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से इसमें भी एक टुकड़ा है, एक छोटा सा टुकड़ा है, उसे एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, या तो वो ले रहा है या दे रहा है, यानी उसको चार्ज को वो ले रहा है या दे रहा है, तो उस समय जब चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर आएगा अथवा जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ये एक फॉर्म में जाएगा जैसे E, यानी जो चार्ज होता है उसको हम E से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है -E। तो हम E क्या है, एक वैल्यू है, क्वांटिटी है, जिसकी वैल्यू होती है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो वैल्यू है इस तरीके से तो ये क्या होती है, हम इसको ये वैल्यू न लेकर के E कहते हैं। तो कहीं पर भी बच्चों अगर आपको E दिख जाए तो E का मीन्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझनी है, ठीक है। तो हमको ये समझना है कि क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि अगर अभी हमने देखा था कि पेयर प्रोडक्शन में हमने देखा था एक गामा पार्टिकल था, उसमें से प्रोड्यूस होकर के एक हमारा ये पॉजिट्रॉन बनना था और एक बना था हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों बने थे। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब बने थे तो हमने देखा था कि इस पर न्यूट्रल चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें से यहाँ पर या तो इस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये तो +E या -E में हुआ। अगर ये अगर ज़्यादा इसमें से और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता तो इसमें भी हुआ है +E और -E, या 2E हो जाता या 2 -2E हो जाता। तो कहने का मतलब है सीधा सीधा, या तो ये अगर किसी से आएगा या जाएगा चार्ज, तो उस समय उस चार्ज को E, 2E, 3E, 4E, 5E, 50 ऐसे करके ट्रांसफॉर्मेशन होगा चार्ज का। यानी क्वांटाइजेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं होगा
कि किसी एक ऑब्जेक्ट से EY2 चला गया या 3EY2 चला गया या 5EY2 चला गया या 5EY2 आ गया। यानी क्वांटाइजेशन का मतलब है कि पूरा एक E के बराबर आएगा या E के बराबर जाएगा, या 2E के बराबर आएगा या 2E के बराबर जाएगा, या 3E के। तो इसीलिए इसको फॉर्मूले को हम कह देते हैं दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यानी वेयर यहाँ N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज। तो N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वेयर हमने N बराबर 1 रखेंगे, 2 रख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। यानी जो E है वो चार्ज है, अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पर ट्रांसफर होगा तो E की फॉर्म में होगा, 2E की फॉर्म में होगा, 3E की फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं है कि EY2 और EY3 हो जाए। बट देखिए ये कंडीशन हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज है, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात आती है कि देखिए एक गेलमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1964 में कुछ ऐसे पार्टिकल की इन्वेंशन की, खोज की, जिन पर चार्ज कितना होता है, EY3, 2EY3, 5EY3। तो इससे तो ये स्पष्ट हुआ कि हम तो भी कह रहे थे कि क्वांटाइजेशन में चार्ज का अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो EY2, 3EY2, लेकिन इन पर चार्ज ही इतना है EY3 और 3EY3, तो फिर इन पे भी तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो फिर वो जो लॉ था वो तो हमारा फेल हो जाना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये जो पार्टिकल हैं जो क्वार्क कर रहे हैं, उन क्वार्क पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो EY3, 2EY3, 5EY3 इस फॉर्म में होता है। बट अगर उन पे से भी चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होगा यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, तो वो इनसे भी चार्ज ट्रांसफर होगा, तो वो इसी लॉ को फॉलो करेंगे। तो देखिए उनमें कुछ पार्टिकल दे रखे हैं जो हमारे देर आर 7 हैं। कितने पार्टिकल हैं, 7 हैं। तो सबसे पहले दे रखा है अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। तो ये वाले हमारे क्या होते हैं बच्चों, स्थायी होते हैं, स्टेबल। और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो देखिए इनमें कौन कौन से, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चर्म क्वार्क, स्टेज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। इस तरीके से ये हमारे 6 पार्टिकल दे रखे हैं। ये 2 स्टेबल हैं। तो देखिए स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन तो आप जानते हैं, इसमें तो कुछ बताने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेबल हैं, यानी जो जहाँ पर भी हैं, जैसे भी है अपना इन पर निश्चित रहेगा, इनका जो चार्ज है वो क्या है, चेंज होता रहेगा। अब देखिए इस तरीके से जब हमने इसकी बात कर ली तो ये हमारा यहाँ तक हो गई बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यानी अभी तक हमने केवल चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब बात करते हैं हम बच्चों, अब हमारा जो मेन पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये चार्ज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हमको ये समझना है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज होता क्या है, इसका क्या मतलब है। तो हमको ये पढ़ना है कि जो चार्ज है, तो चार्ज हमने पढ़ लिया बच्चों, देयर आर 2 टाइप है। तो 2 टाइप में देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बताऊं उससे पहले, अब मुझको आपको पढ़ाना है कूलॉम का नियम। क्या पढ़ाना है बच्चों, कूलॉम का नियम, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कूलॉम्स लॉ। तो पहले हमको ये समझना है कि बच्चों ये कूलॉम्स लॉ होता क्या है। देखिए हमने 11th में पढ़ा था एक गुरुत्वीय क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र किससे बना था बच्चों, द्रव्यमान से। तो जो भी वस्तु थी अगर ऊपर से हम डाल रहे थे तो अर्थ पर ही आकर रुक रही थी। इसका रीजन ये था कि बच्चों वो किससे इफेक्टेड थी, मास से, द्रव्यमान से इफेक्टेड थी, इसीलिए इसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र कहा। वही सेम चीज बच्चों हमारी यहाँ पर है, और इसमें भी हमको क्या करना है बच्चों, उसी तरीके से वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। तो इसको कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस फील्ड को समझने से पहले हमको ये समझना है कि
वहाँ क्या था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट था तो ऊपर से डालने पर नीचे अट्रैक्ट हो रहा था, तो अट्रैक्ट होने के लिए बच्चों उस पर क्या लगता था, फोर्स लगता था। तो वो न्यूटन ने दिया था, इसीलिए उसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था, और उससे हमने बच्चों फोर्स निकाला था F = G(m1 m2 अपॉन r²। ये क्या था बच्चे, ये G, ये बच्चों ये G क्या था, कांस्टेंट था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 क्या था, एक ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और r क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो ये क्या था, हमारा फोर्स लगा था। तो इसके बाद ये हमारा बच्चों कैसा फोर्स था, वीक। कैसा था, वीक फोर्स था। अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। इस कूलम्ब्स लॉ को और भी इसके दूसरे नाम से जानते हैं बच्चों, इसको जानते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपके लिए देखिए, हमें ये समझना है, तो इसके लिए पहले हमको ये समझना है कि किसी भी टॉपिक को अगर बच्चों हमें समझना है, तो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड करके समझना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लिए कि ये क्या है, कूलम्ब का नियम अथवा इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हम इसे, या फोर्स की बात आ रही है, इसे हम वैद्युत बल भी कहते हैं हिंदी में। तो जब बल की बात आ रही है तो हमको सीधे सीधे हमें वहीं पर पहुंचना है जो हमारी बेसिक फॉर्मूला था, F = ma। क्या था, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला। देखिए बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है, यहीं से हमें कोई सा भी फोर्स निकालना है तो यहीं से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है कि इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर ही वर्क करना है, तभी हमको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये फोर्स कब लगता है, ये हमको समझना है। सबसे पहले क्या समझना है बच्चों, ये समझना है कि ये फोर्स कब लगेगा। तो इसके लिए बच्चों हमें ये फोर्स है, तो इसके लिए मास इंटू एक्सीलरेशन हो चाहिए। तो मास जो दे रखा है बच्चों, ये तो चेंज होता नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट का, बट क्या चेंज होगा यहाँ पर, एक्सीलरेशन। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मास और ये एक्सीलरेशन क्या होता है, v/t, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ये एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, मास, वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, एक्सीलरेशन कहलाता है। अब एक्सीलरेशन के बाद हम इस वेलोसिटी को और कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, मास इनटू ये क्या हो गया, v की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं v = ये इस तरीके से, और अगर यहाँ पर हम क्या लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं S/t², क्योंकि v = क्या होता है, S/t। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो वेग कह दें तो सीधा सीधा निकल के आया कि इसमें से ये क्या है, m है, और ये क्या है बच्चों, t² है, और ये क्या है, s। तो देखिए ये इसमें मास चेंज हो रहा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है और टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी कंडीशन में कोई भी चेंज हो, बट टाइम तो ऑलवेज क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। इस पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं है, हम कोई वर्क करें या न करें, ये टाइम ऑलवेज क्या करता रहेगा बच्चों, इंक्रीज करता रहेगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, इसको तो देखिए सबसे पहले हमें क्या यहाँ से ये चीज समझनी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कहीं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, हमारा फोर्स अप्लाई होगा। तो देखिए इसमें भी अब हम बात करते हैं अपने कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों के, एक अभी हमने देखा था कि यहाँ पर दो चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, दो चार्ज पार्टिकल होते हैं। सपोज मान लिया ये पॉजिटिव है, और सपोज ये क्या है, Q1 है, और ये क्या मान लिया बच्चों, Q2। अब ये कोई कंडीशन ये नहीं है लेट एस कंडीशन Q1 + Q2, ये कोई हार्डली कंडीशन नहीं है कि Q1 Q2 पॉजिटिव और नेगेटिव ही ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। इससे कुछ नहीं है, इसको ये समझना है कि पॉजिटिव होंगे। तो इसके लिए हमको अभी इसमें
जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो समझनी पड़ेगी। तो इसमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पर एक चीज और है कि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो कंडीशन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, तब जाकर के है। तो एक्सीलरेशन का सीधा सीधा यानी फोर्स का रिलेशन सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए? मूविंग करना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तब तक उसमें फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक उसमें क्या होगा बच्चों, फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब हमें अपने टॉपिक पर आना है, कूलम्ब्स अपने टॉपिक पर आना है। ये आई समझ में? अब देखिए इस टॉपिक को रिलेटिव करके अपने टॉपिक पे चलना है। देखिए बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे कूलम्ब्स। एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? कूलम्ब। इन कूलम्ब ने क्या किया बच्चों, एक्सपेरिमेंटल बेस पर उन्होंने 1785 में एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक लॉ दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि किन्हीं दो चार्जों के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, ये कह सकते हैं अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स उन दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलम्ब थे, उन्होंने एक लॉ दिया था 1785 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये बताया कि अगर कहीं पर भी दो चार्ज रखे हैं तो उन पर अट्रैक्टिव अथवा रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा, जो उन फोर्स यानी ये कह सकते हैं कि पहला दिया था उन्होंने कि Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ये फर्स्ट लॉ दिया था। और सेकंड लॉ दिया था उन्होंने कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो दूसरा लॉ क्या दिया था बच्चों उन्होंने कि F1 और F जो दे रखे हैं वो Q1 और Q2 के जो मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन्होंने इस दोनों लॉ को कंबाइन किया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों Q1 Q2/r²। देखिए इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स की बात क्यों आई, अट्रैक्ट यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की बात क्यों आई, क्योंकि बच्चों ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये पॉजिटिव लिए हो सकता है कि एक पॉजिटिव ही नेगेटिव हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों ही कंडीशन में हमको क्या करना है, हमने अभी एक यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें फोर्स चाहिए बच्चों, फोर्स चाहिए है बराबर है में, तो ये ए बदलना चाहिए। ए कैसे बदलेगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तब भी इनमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। अगर ये सेम है नेगेटिव तब भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, या पॉजिटिव है तब भी रिपल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो किसी भी कंडीशन में रहें इनमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होना है। तो उस कंडीशन में इन पर फोर्स अप्लाई होगा, और ये फोर्स है बच्चों, ये फोर्स है हमारा, वो इस फोर्स को समझना है और उसकी डायरेक्शन समझनी है। देखिए हमने पढ़ा है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, विच क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसमें
दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वो बच्चों क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये हमारा फोर्स बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हमें सबसे पहले हमें डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से हम देखेंगे कि ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स के कारण इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसके कारण इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो यहाँ से हमको समझना है कि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो आगे बताऊंगा मैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, मैंने एक इंट्रोड्यूस कराया था, वो सभी डायरेक्शन में निकलती हैं, इन्हीं से हम पहचान लेते हैं कि चार्ज है नहीं। तो इस पॉजिटिव चार्ज में से बाहर निकलती है, तो जब ये बाहर निकलती है तो इसकी इस पहले चार्ज के कारण इसकी डायरेक्शन इधर हो गई और इसके कारण इधर हो गई, तो इनकी डायरेक्शन, टोटल चार्ज की डायरेक्शन क्या हो गई, रिपल्सिव हो गई। यानी ये कैसा हो गया, प्रतिकर्षण का बल हो गया। कैसा हो गया, रिपल्सिव हो गया बच्चों, प्रतिकर्षण का बल हो गया। तो इसमें डायरेक्शन इसकी एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये प्रतिकर्षण है। अगर मान लीजिए सपोज ये निगेटिव होता तो यहाँ निगेटिव वाले में क्या होता बच्चों, इसमें एंट्री कर रही होती और एंट्री कर रही होती बच्चों, तो यहाँ पर डायरेक्शन उसी की ओर होती। तो हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे हमारा इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर पॉजिटिव अकेला चार्ज है तो उसकी ओर, पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो निकल रही होगी, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की तरफ होगी। और अगर निगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगी, यानी उसी की तरफ होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर ये एक दूसरे पे, तो ये इससे इधर जा रही होगी, इससे इधर, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा या रिपल करेगा। दूसरी बात, जब ये यहाँ पर फोर्स लग जाएगा तो ये हमारा प्रतिकर्षण का हो गया। तो इसके लिए देखिए बच्चों हमने क्या किया, और जब हम इसको कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। और इसे सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, F की वैल्यू लगाते हैं 9.0 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। ये किस में आ जाएगा बच्चों, न्यूटन में, यहाँ तक आ जाएगा। और इसके लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो और इसके लिए हम इसको और समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक आपको ये चीज़ सब समझ में आ रही होगी। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, F = इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1/4π Q1 Q2 R²। ये हमारा यहाँ तक, इसको ये भी हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, और बच्चों ये भी है। देखिए ये हमने क्यों लिख दिया कि जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू होती है 9.0 × 10⁹ ये होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों हमने अभी ये लिख दिया, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन × मीटर² अपॉन कूलम्ब²। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू आपको लग रहा होगा अभी कि अरे ये किस तरीके से लिख दी, इसका क्या मतलब है, वही लिख देते। देखिए अभी अटपटा लग रहा है, लेकिन आगे की हमें डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, इसीलिए इसका मान रखना है। ये किस कंडीशन में है, ये उस कंडीशन में जब यहाँ पर ये जो दो चार्ज रखे हैं वो कहाँ पर हैं, एयर और किसमें, वैक्यूम। वायु अथवा निर्वात में है। जब इसमें कोई मीडियम नहीं, अगर सपोज अगर मैंने ये माना ये टू चार्ज है वो किसी मीडियम में सिचुएटेड है, यानी मीडियम में रखे हुए हैं, जिसका परावैद्युतांक स्मॉल k है। क्या है बच्चों, स्मॉल k है। यानी किसी ऐसे मीडियम में रखे हैं जहां का अवरोध क्या है बच्चों, स्मॉल k है।
तब हम इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए इस k का मान, देखिए k का मान बच्चों y अथवा निर्वात के लिए k इक्वल टू 1 होता है, और चालक के लिए क्या होता है बच्चों, चालक के लिए k का मान क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ कोई बायो अथवा निर्वात है तो इस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जैसे जैसे इसमें कोई मीडियम रख देंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर से उधर कम जा पाएंगी, जब कम जा पाएंगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, यानी अगर हमें कोई बीच में मीडियम रख दिया गया है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो है, अगर यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने पर यहाँ कोई मीडियम रख दिया, जैसे हम फॉर एग्जांपल ऐसे बात करें कि अभी हम बात कर रहे हैं और बीच में कोई अवरोध आ जाए तो आवाज़ अवरोध को पार करके कम जाएगी, लेकिन बिना अवरोध के ज़्यादा जाएगी। तो इसी तरीके से अब आवाज़ में जो हमारी वॉइस है, वॉइस में क्या है, अवरोध प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ फोर्स में भी अवरोध प्रोड्यूस हो जाएगा, इसीलिए फोर्स की भी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बच्चों देखिए जब हम इसको रखते हैं तो इसे जहाँ देखिए ये जो वैल्यू ये लिख रखी है, इन सब को हम बच्चों देखिए यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी हिंदी में बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो देखिए इसमें कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बच्चों की निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या है। तो आगे हम अब डिस्कस करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें अगला इसमें टॉपिक है एप्सिलॉन नॉट का मान तथा मात्रक व विमा। क्या है बच्चों, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले देखिए हमको इसके लिए फाइंड करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये हर जगह आएगी। तो हमको इसकी वैल्यू देखिए सबसे पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, वी नो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9.0 इंटू 10 की पावर 9 क्या आ जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्या हो जाएगी बच्चों, कूलम स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हमने ये समझना है कि हमने लिया कहाँ से। तो देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो इसकी यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के हटा दीजिए क्योंकि इसका कोई मीन्स नहीं है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो ये आ जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो इससे यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन
कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जब हमने ये वैल्यू लिख ली तो लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा कि हम ये लिखेंगे कि 1/ε नॉट = क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बोथ साइड क्या कर दूं मैं बच्चों, इसको चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा ε नॉट = 1/4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10⁹ ठीक है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या आ जाएगी कूलम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी ये यूनिट भी चेंज हो जाएगी। तो इसको जब मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करूँगा तो यहाँ क्या लगाऊंगा 4 इंटू 3.14 इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे 9.0 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाती है लगभग 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है। तो हमको याद रखना है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हमसे डायमेंशन पूछेगा तो देखिए डायमेंशन फॉर्मूला हम अगर इसमें निकालना चाहें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखिए कूलम, ये कूलम है तो यहाँ क्या हो जाएगी a स्क्वायर और t स्क्वायर, और इसकी क्या हो जाएगी न्यूटन की क्या होती है mL/t-2, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया m स्क्वायर। अब बच्चों हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगी बच्चों m⁻³ L⁻⁻1 और t की पावर क्या आ जाएगी 4 और ये 2। तो ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे कई बार इसकी वैल्यू पूछ लेगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेगा, यूनिट पूछ लेगा। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे अब यहाँ से आने वाले जो न्यू टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, और हमसे जो भी इसमें हमसे मैच करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर उसके बाद यहाँ से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूस वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम अगले टॉपिक को लेकर के फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।